हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं जुआ घर का एपिसोड नंबर 5। बालको खंडोरी 37 वर्ष का चुस्त व्यक्ति था। कद 5 फुट 7 इंच, चेहरा आकर्षक, रंग गोरा और अक्सर उसके होठों पर मुस्कान छाई रहती। देखने में साधारण व्यक्ति सा लगता था, परंतु ड्रग्स के धंधे में उसकी जड़ें मजबूती से जमी हुई थी। दौलत का ढेर था उसके पास। अगर कहीं से उसे दौलत कमाने का मौका मिलता तो वो उस मौके को नहीं जाने देता था। 24 दिसंबर को हर साल वो ब्लू स्टार कसिनो पहुंचता और करोड़ों का जुआ खेलता। इन 7 दिनों में वो बिजनेस की कोई बात नहीं करता था और पहली तारीख की शाम को वो वापस जापान चला जाता था। होटल के स्पेशल मेहमानों में से था बालको खंडूरी। उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। ब्लू स्टार होटल की लंबी गाड़ी में होटल के 3 कर्मचारी उसे एयरपोर्ट से लेकर आए थे। उसने होटल को अपनी फ्लाइट के बारे में पहले ही बता रखा था। ऐसे में उसके लिए होटल की गाड़ी वहां मौजूद थी। जब वह होटल के भीतर पहुंचा तो तब तक उसके आने की खबर पाकर अजीत गुरंग वहां पहुंचा। देवराज चौहान पहले से ही होटल के रिसेप्शन के पास लॉबी में सोफों पर बैठा था और एक ही निगाह में उसने बालको खंडूरी को पहचान लिया था। माथुर ने उसे उसकी तस्वीर दिखाई थी। अजीत गुरंग को देखते ही बालको खंडूरी दोनों बाहें फैलाए आगे बढ़ा। आओ मेरे दोस्त मिस्टर गुरंग। वेलकम मिस्टर बालको खंडूरी। अजीत गुरंग मुस्कान से ना उठा। दोनों गले मिले, अलग हुए। आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं मिस्टर बालको, जरा भी नहीं बदले। गुरंग हंसकर बोला। आप भी कहां बदले हैं मिस्टर गुरंग? बालको खंडूरी ने हंसकर कहा, मैं बेताबी से आपके आने का इंतजार कर रहा था। लो हम आ गए। तभी बालको खंडूरी ने पास से निकलते होटल पोर्टर को रोका। सुनो, ये काला वाला सूटकेस यहीं पर रख दो और दूसरे सूटकेस को मेरे कमरे में रख दो। पोर्टर काला वाला सूटकेस वहीं रखकर आगे बढ़ गया। आपके कमरे में होटल की तरफ से स्वागत में शैंपेन की बोतल सजा रखी है मिस्टर बालको। गुरंग मुस्कुराकर बोला। वेरी गुड। शैंपेन की जरूरत तो मुझे कब से महसूस हो रही थी। थैंक्स, लेकिन इस सूटकेस में मेरा कीमती सामान है और हमेशा की तरह सूटकेस को मैं आपके कसिनो के स्ट्रांग रूम में रखवाना चाहूंगा। बालको खंडूरी ने कहा। मैं समझ गया, ये सूटकेस अभी स्ट्रांग रूम में। मैं भी साथ चलूं तो आपको एतराज तो नहीं? मैं भी देख लूंगा इस बहाने की स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के इंतजाम वैसे ही है या कुछ तब्दील हो गए। श्योर मिस्टर बालको, आप भी साथ आइए। कहने के साथ ही गुरंग ने होटल के कर्मचारी को सूटकेस ले चलने का इशारा किया। अजीत गुरंग और बालको खंडूरी चल पड़े। सूटकेस थामे वो कर्मचारी उनके आगे चल रहा था। देखने में ही पता चल रहा था कि सूटकेस कुछ भारी है। देवराज चौहान उठा और उनके पीछे चल पड़ा। वे कैसीनो जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। मिस्टर बाज साहब कैसे हैं? बालको बोला। एकदम बढ़िया, वो कई बार आपको पूछ चुके हैं। गुरंग चलते चलते मुस्कुराया। आपका नेपाल बहुत अच्छा है। मुझे तो नेपाल में ही रह जाना चाहिए, पर वक्त ही नहीं मिलता काम धंधे में। फिर यहाँ मिलने वाला भी नहीं है कोई। मेरे पिता नेपाली थे, परंतु वे नहीं रहे। बहुत खुशनुमा जगह है नेपाल। आप हमारे पास आइए नेपाल में, हम हैं आपके मिलने वाले, हम आपकी सेवा करेंगे। बालको खंडूरी हंस दिया, फिर बोला, अब आपके भरोसे ही तो नेपाल आता हूँ। दोनों कसिनो में पहुंचे। बाज बहादुर मिला। बाज बहादुर ने बालको के गले लगकर उसका स्वागत किया। मिनट भर दोनों बातें करते रहे। फिर बाज बहादुर बालको को लेकर स्ट्रांग रूम की तरफ चल पड़ा। सूटकेस उठाए कर्मचारी उनके पीछे था। गुरंग कसिनो में टहलने लगा। देवराज चौहान बालको की हर हरकत पर नजर रखे था। जब वे स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर पहुंचे तो बाज बहादुर के इशारे पर एक गनमैन ने होटल के कर्मचारी से सूटकेस लिया और एल्यूमिनियम का दरवाजा खोलते भीतर प्रवेश कर गया। बाज बहादुर और बालको खंडूरी साथ रहे। वे दोनों नजरों से ओझल हो गए और देवराज चौहान उसी ताश वाले हॉल में रहा। छिपी नजर स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर रही। 10 मिनट पश्चात बाज बहादुर और बालको बाहर निकले। वो सूटकेस ले जाने वाला गनमैन तो पहले ही वापस जा चुका था। अब उनके पास सूटकेस नहीं थे। स्पष्ट था कि उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया गया था। देवराज चौहान बालको पर नजर रखे उसके पीछे था। कसिनो की इतनी भीड़ में यह जान पाना संभव ही नहीं था कि कौन किसके पीछे हो सकता है। बाज बहादुर बालको खंडूरी के साथ गुरंग से मिला। फिर गुरंग और बालको खंडूरी होटल में पहुंचने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान तब तक बालको खंडूरी पर नजर रखता रहा जब तक कि वो
चौथी मंजिल के अपने रूम नंबर 414 में प्रवेश नहीं कर गया। वो ही उसका कमरा था। देवराज चौहान सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर आया और अपने कमरे में आ गया। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। देवराज चौहान को पूरा भरोसा था कि वो माइक्रोचिप उसी सूटकेस में थी जो कसिनो के स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया था। तभी जगमोहन का फोन आया। मैंने अभी बालको खंडूरी को कसिनो में देखा था, वो बाज बहादुर के साथ। मैं उस पर नजर रख रहा था। उसने अपना एक सूटकेस कसिनो के स्ट्रांग रूम में रखवा दिया है, देवराज चौहान बोला। कसिनो के स्ट्रांग रूम में सूटकेस रखवाया? उधर से जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। शायद ऐसा वो हर साल करता है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि वो माइक्रोचिप उसी सूटकेस में मौजूद होगी। उसे वो अपने पास नहीं रखेगा। संभव है। जगमोहन का सोच भरा स्वर आया। माइक्रोचिप स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है तो उसे हासिल कैसे करोगे? कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। वो दिन मतलब की रात इसी तरह बीती। जगमोहन सुबह 4 बजे अपने कमरे में पहुंचा और सो गया। अगले दिन 10 बजे उठा। कल रात उसके बाद बाज बहादुर से उसके बेटे के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, परंतु वो बाज बहादुर को देखता रहा, जो कि कम ही कसिनो में आया और ज्यादातर वक्त वो अपने ऑफिस में ही बैठा रहा था। हर समय वो बहुत परेशान और तनाव में ही दिखा था। जगमोहन तैयार होकर कल के ही वक्त 11:30 बजे माला के घर पर जा पहुंचा। आज भी माला दरवाजे के बाहर कुर्सी रख के उसका इंतजार कर रही थी। जगमोहन को अच्छा लगा कि माला उसका इंतजार करती है। वो भीतर पहुंचे। हॉल कमरे में कोई नहीं था। जगमोहन ने पूछा तो माला ने बताया कि बंधु अभी सो रहा है और विजय गोपाल की निगरानी कर रहा है। पदम सिंह और गोरखा एक अन्य कमरे में थे। माला उनके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। जगमोहन उसके पास ही किचन में खड़ा बातें करता रहा। माला के खूबसूरत चेहरे को निहारता रहा। मन ही मन ये सोच रहा था कि कुछ दिन की बात और है, फिर तो माला हमेशा उसके साथ उसके पास ही रहा करेगी। कुछ देर बाद बंधु की आवाज सुनाई दी। आ जाओ दोस्त, मुझे तुम्हारे आने की खुशबू आ गई है। जगमोहन बाहर निकला तो बंधु को सोफा चेयर पर बैठे पाया। पदम सिंह भी वहीं बैठा था। बंधु के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो सोया उठकर आया है। उसने वहीं बैठे बैठे माला को आवाज दी कि चाय बना दे। जगमोहन उसके सामने जा बैठा। कुछ बात आगे बढ़ी? बंधु ने जगमोहन से पूछा। कल मैंने कसिनो की ऊपरी मंजिली का हिस्सा देखा। जगमोहन ने कहा। कुछ फायदा? हाँ, अगर बाज बहादुर नहीं माना तो तब भी हम वहां से अपना काम आसानी से जारी रख सकते हैं। इसके लिए कसिनो को देखने वाले ऊपरी कमरे में जो व्यक्ति हैं उन पर काबू पाना होगा। वे 2 हैं और जो कसिनो के स्ट्रांग रूम में 5 आदमी होंगे, उन्हें कंट्रोल करने का मैंने सोच लिया है। हमें एक बारूद एक्सपर्ट की जरूरत होगी। जगमोहन ने कहा। बारूद एक्सपर्ट? बंधु ने पदम सिंह को देखा। है कोई ऐसा? मंजीत सिंह है तो। पदम सिंह क्या उठा? हिंदुस्तान की सरकार से छिपा यहाँ नेपाल में बैठा है। वो पाकिस्तान से बारूदी काम सीख कर आया था कभी। वो हमारा काम करने को फौरन तैयार हो जाएगा। लो, ये समस्या तो हल हो गई। बंधु मुस्कुराया। जगमोहन चुप रहा। तुम्हारा प्लान क्या है? कसिनो की ऊपरी मंजिल पर पहुंचना बड़ा ही आसान है। जैसा कसिनो का नक्शा है ऊपर भी वैसा ही बना हुआ है। वहां एक कमरे में 2 आदमी बैठे स्ट्रांग रूम में नजर रखते हैं। नीचे के कैमरों का कनेक्शन उनके पास भी है। तुमने बताया था पहले। अगर हम स्ट्रांग रूम की छत का छोटा सा टुकड़ा विस्फोट से उड़ाते हैं तो उसी पल हमें जहरीली गैस के बम पैदा हुए उस रास्ते से नीचे फेंक देने होंगे कि धमाके की वजह समझने से पहले ही वहां मौजूद हर कोई बेहोश हो जाए। बमों से निकली वो जहरीली गैस इतनी तेज होगी कि 10-15 सेकंडों में ही स्ट्रांग रूम में मौजूद आदमी बेहोश हो जाएंगे। मिनट भर में उस जहरीली गैस का असर कमरे में खत्म हो जाएगा। याद रहे कि इस काम के दौरान मैं कसिनो में रहूंगा। ये काम तुम लोगों को ही करना है। मैं प्लान बनाऊंगा, रास्ता तैयार करूंगा, बढ़ोगे तुम लोग आगे। तुम साथ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्ट्रांग रूम से मिलने वाली दौलत तुम्हारी है, मेरी नहीं। जितना मैं कर रहा हूं वही बहुत है। सफलता या असफलता ये तुम लोगों के काम पर निर्भर होगी। मेरे काम में किसी तरह की कमी नहीं होगी। सब कुछ परोस कर दे रहा हूं। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। पैसा तुम लोगों के हाथ लगे ना लगे, मैं माला को ले जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? तुम हमें वहां मुसीबत में भी फंसा सकते हो। बंधु बोला। इस बात का मैं जिम्मेवार हूं कि तुम लोग मुसीबत में नहीं फंसोगे। फंसे तो वो मेरी गलती नहीं होगी। बारूद का धमाका सुनकर ही लोगों को पता चल गया तो वो जिम्मेवारी मेरी रही। ऐसा बारूद इस काम में इस्तेमाल किया जाएगा जो फटते हुए कम आवाज करता है, और ये काम तब किया जाएगा जब कसिनो की तरफ से बाहर तगड़े बम पटाखे छोड़े जा रहे होंगे।
अगर तुम लोगों में थोड़ी बहुत भी काबिलियत हुई तो ये काम आसानी से कर लोगे। काबिलियत तो बहुत है, बंधु हंस पड़ा। नोट वहां से बाहर कैसे निकालेंगे? एक तुम में से ऊपर ही रह जाएगा और बाकी दो नीचे उतरेंगे। बाकी दो? बंधु ने टोका। हम तो 4 हैं। एक उस वक्त उन दोनों बेहोश व्यक्ति पर नजर रख रहा होगा, बेहोश व्यक्तियों पर नजर रख रहा होगा जो कंट्रोल रूम में बेहोश पड़े होंगे। ठीक है। एक ऊपर रहेगा, 2 स्ट्रांग रूम में उतरेंगे। फिर वहां तुम लोगों के पास बड़े बड़े बैग होंगे, रस्सी से बांधकर बैग नीचे लटकाया जाएगा। जब तुम लोग बैग को करेंसी से भर दोगे तो ऊपर वाला ऊपर खींच लेगा बैग को और दूसरा खाली बैग नीचे लटका देगा। समझ गया, परंतु इतने बैगों के साथ हम बाहर कैसे निकलेंगे? ऊपर की मंजिल पर दाईं तरफ एक छोटी सी बालकनी पतली गली में खुलती है। वो गली कूड़ा घर जैसी बनी हुई है। लोग उस गली का इस्तेमाल नहीं करते। तुम लोग पहले बैगों को नीचे फेंक दोगे, फिर रस्सी के सहारे खुद भी नीचे उतरकर खिसक जाओगे। अब एक ही समस्या रह जाती है कि जब तुम लोग स्ट्रांग रूम में घुसोगे, ऊपर छत की तरफ ब्लास्ट करके रास्ता बनाओगे, तो ये सब नीचे के कंट्रोल रूम से देखा जा सकता है कि स्ट्रांग रूम में क्या हो रहा है। बंधु के माथे पर बल पड़े। फिर इस बात का क्या इंतजाम होगा? इसका भी कोई इंतजाम हो जाएगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, नहीं तो आखिरी रास्ता तो है ही कि मैं तब वहां की रोशनी गुल कर दूं। जगमोहन ने बंधु को देखा। कम से कम तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी कि मैं ये काम कैसे करता हूं। मतलब कि तुमने सोच लिया है कि काम इसी तरह करना है? बंधु ने कहा। अभी कुछ भी तय नहीं है, परंतु मैंने दूसरा रास्ता तैयार कर लिया है कि ये डकैती किसी भी कीमत पर रुके नहीं हो जाए। बाज बहादुर कैसा है? बंधु ने गंभीर स्वर में पूछा। अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता न लगने से परेशान है, जगमोहन ने कहा। वो परेशान ही रहेगा, बंधु मुस्कुराया। इस बात से ज्यादा परेशान है कि उसे अपहरणकर्ताओं का कोई फोन भी नहीं आया। वो थक रहा है। तो क्या उसे फोन किया जाए? अभी नहीं, आज क्रिसमस है, परसों देर रात हम उसे फोन करेंगे। मैं तुम्हें सारी प्लानिंग समझा दूंगा कि उससे कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। याद रखना, तुमने वो ही करना है जो मैं कहूं, वरना मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी कि डकैती असफल हो जाए। मैं तो पूरी तरह तुम्हारा साथ दे रहा हूं। यह कहकर तुम पल्ला नहीं झाड़ सकते असफल होने की स्थिति में, बंधु ने कहा। मैं हर तरफ से पल्ला झाड़ सकता हूं और तुम मेरा या माला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जगमोहन ने कहा। इतने सख्त शब्द मत बोलो, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे मुझे तुम्हारी वो बात पसंद नहीं आई कि अगर स्ट्रांग रूम में रास्ता बनाकर उससे जाया जाए तो तुम हमारे साथ में नहीं होंगे। गलत मत समझो, मैं साथ में होऊंगा। मेरी प्लानिंग पर काम किया जा रहा है और मैं बाहर रहकर इस बात का ध्यान रखूंगा कि अगर उस वक्त तुम लोगों पर कोई संकट आता है तो मैं तुम सबकी सहायता कर सकूं, जगमोहन ने कहा। तभी माला नाश्ते की प्लेट ले आई जगमोहन के लिए और बंधु के लिए चाय। जगमोहन नाश्ता करने लगा। बंधु ने चाय का घुट भरा। हमें बारूद और जहरीले स्मोक बमों का इंतजाम करके रखना है कि अगर स्ट्रांग रूम में जाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। बंधु ने पदम सिंह को देखा। इसका तो इंतजाम करना पड़ेगा। मंजीत सिंह से बात करूंगा कि यह सामान कहाँ मिलेगा, पदम सिंह ने कहा। इसमें खर्चा होगा। कितना? बंधु ने पूछा। कोई आइडिया नहीं। खर्चे की चिंता मत करो, जगमोहन नाश्ता करते के उठा। माला के लिए मैं खर्चा भी उठाने को तैयार हूं। बंधु हंसा और बोला। कितनी किस्मत वाली है माला, तुम तो उसे सारी जिंदगी ऐश कराओगे, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास तो। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। पदम, बंधु चाय का घुट भरता बोला, आज मंजीत सिंह से मिलना, खर्चा भी पूछ लेना सामान का। पदम सिंह ने सिर हिला दिया। जगमोहन ने बताया कि इस काम के लिए कौन सा बारूद चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं फोन पर तुमसे मंजीत सिंह की बात करा दूंगा, पदम सिंह जगमोहन से बोला। यह तो और भी बढ़िया रहेगा। बंधु क्या उठा। सोचो में डूबा जगमोहन नाश्ता कर रहा था। तभी माला दूसरा पराठा ले आई। बस इसके बाद और नहीं, जगमोहन ने कहा। तुम लोगे? माला ने बंधु से पूछा। 2 घंटे बाद ही कुछ खाऊंगा, बंधु मुस्कुराया। अभी कुछ नहीं। माला चली गई। तुम मुझे बताओ कि बाज बहादुर से क्या बात करनी है, बंधु ने जगमोहन को देखा। कल बताऊंगा। बाज बहादुर को फोन परसों देर रात किया जाएगा, पहले बताने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि बाज बहादुर हमारा साथ देने को तैयार हो जाएगा, बंधु ने गंभीर स्वर में पूछा। आधे आधे के चांसेस है, जगमोहन ने कहा, परंतु अब जिस तरह वो हताश हो चला है उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। आज और कल में मुझे उसके मन की हालत और पता चल जाएगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर बाज बहादुर तैयार हो जाता है तो उस स्थिति में तुमने क्या प्लानिंग सोच रखी? हर बात को जानने की जल्दबाजी मत करो, जगमोहन ने कहा। पहले बाज बहादुर से बात करो और उसका जवाब लो। एक एक कदम करके आगे बढ़ो। डकैती के रास्ते पर छलांग मारकर काम पूरे नहीं होते, बहुत सब्र रखना पड़ता है। बंधु ने गहरी सांस ली, बोला। तुम दूसरे प्लान का भी ध्यान रखना कि अगर हम उस तरह काम करते हैं तो नीचे के कंट्रोल रूम वाले हमें देख रहे होंगे, उनसे कैसे निपटा जाएगा ये सोचना मत भूलना। यह बहुत अच्छा पॉइंट सोचा तुमने।
अगर और कोई रास्ता न मिला तो कुछ देर के लिए स्ट्रांग रूम की तरफ जाने वाली लाइट को काट दिया जाएगा। सब कुछ चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, ये सब देवराज चौहान से सीखा। जगमोहन ने बंधु को देखा। वही बात करो जो तुमसे या काम से वास्ता रखती हो, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान की बात ना करूं? जगमोहन हंस पड़ा। सिर्फ अपनी और काम की बात। अब इस बात का ध्यान रखना, हमें कारोबारी संबंध है। ये ठीक है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी करूंगा, परंतु उससे हमें कोई रिश्ता कायम नहीं होगा, क्योंकि तुमने रिश्ते से ज्यादा पैसे को अहमियत दी है। तुम्हें डकैती चाहिए, नोट चाहिए। तुम्हें अपनी बहन की जरा भी परवाह नहीं है। फिर भी माला की खातिर मैं तुम्हें नोट दिलवाने का इंतजाम कर रहा हूँ, कसीनो में डकैती करके। इस जीवन में यही हमारी आखिरी मुलाकात रहेगी। मैं तो बाद में भी रिश्ता बनाने को तैयार हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम नहीं चाहते तो ना सही, बंधु ने कहा। मैं नहीं चाहता। मर्जी तुम्हारी। बंधु ने चाय समाप्त की और सिगरेट सुलगा ली। तभी माला वहां पहुंची। उसके हाथ में अपने नाश्ते की प्लेट थी। वो जगमोहन के पास आकर बैठी और पराठा खाते मुस्कुराते जगमोहन को देखा, परंतु जगमोहन उसे देख कर रह गया। क्या हुआ? माला ने पूछा। काम के बारे में बातें हो रही है। जगमोहन ने बंधु को देखा। तुम्हारा भाई 31 दिसंबर की रात अमीर बन जाएगा। माला के चेहरे पर नफरत के भाव उभरे और वहां से उठकर चली गई। नाराज है, बंधु हंसा। ये इतनी नाराज मुझसे कभी नहीं हुई। कभी तो इसका गुस्सा उतरेगा। देवराज चौहान का पूरा ध्यान बालको खंडूरी पर था। दोपहर को 12:30 बजे देवराज चौहान को सूर्य तापा का फोन आया। जगमोहन आज फिर उस मकान पर कल वाले वक्त पर ही पहुंचा है। उसी लड़की से मिला। अभी तक वो मकान में है और उसके अलावा मैंने अभी तक मकान में 4 लोगों को देखा है। शक्लो सूरत से उनमें से कोई भी शरीफ नहीं लगता, सूर्य थापा ने फोन पर बताया। वहां तुम और जो भी महसूस करो बताते रहना, देवराज चौहान ने कहा। वे लोग घर में ही रहते हैं, बाहर कम ही निकलते हैं। कोई उनसे मिलने आया? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, इसी तरह खबरें देते रहो। 10,000 के हिसाब से आज 20,000 हो गए। उधर से सूर्य थापा की आवाज आई। जब इस काम से हटोगे तभी तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे एक साथ मिल जाएंगे थापा, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। आधा घंटा पहले ही देवराज चौहान कमरे में लौटा था। सुबह 10 बजे से ही बालको खंडूरी पर नजर रखने का इंतजाम कर रहा था। इसके लिए उसने कठिनता से उस वेटर को फंसाया जिसकी ड्यूटी सुबह से शाम तक सिर्फ बालको खंडूरी पर ही थी। वेटर उसका साथ देने को तैयार नहीं था कि वो बालको खंडूरी की खबरें देवराज चौहान को पूरी तरह देता रहे, परंतु जब उसके सामने 25,000 रुपया रख दिया तो वो कुछ नर्म पड़ा, तैयार हो गया। देवराज चौहान ने उसे अपना फोन नंबर देकर कहा कि उसे फोन पर खबरें देता रहे। बालको खंडूरी से कोई मिलने आता है तो उसकी खबर उसे तुरंत दे और जब वो फोन पर बात करे तो उसकी बातों को सुनकर उसे बताता रहे। इस सारे काम में ही देवराज चौहान को 12 बज गए थे। होटल की तरफ से बालको की सेवा में एक वेटर रात को भी ड्यूटी पर था, परंतु रात की चिंता नहीं थी देवराज चौहान को, क्योंकि उस वेटर ने बताया था कि बालको पूरी रात हर साल ही कसीनो में बिताता है। वो 3 बजे रात अपने कमरे में लौटता है और तब पी होती है और नींद में डूब जाता है। वेटर ने यह भी बताया कि बालको शाम को कसीनो में जाएगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर सोच भरे स्वर में बैठा रहा। वक्त बीता। 2 बजे उसने रूम सर्विस को लंच के लिए ऑर्डर दिया। तभी उसी वेटर का फोन आ गया। साहब जी, उधर से वेटर धीमे स्वर में बोल रहा था। आपने कहा था कि उसके सूटकेस को देखने का मौका मिले तो बताऊं। बालको कुछ देर पहले नहाकर हटा और उसने कॉफी का ऑर्डर दिया। मैं कॉफी लेकर पहुंचा तो वो पैंट और कोट पहन रहा था। उसका सूटकेस तब खुला पड़ा था और उसमें कपड़े थे। मेरे को उसने कहा कि सूटकेस के कपड़े वार्डरोब में लगा दूं। मैंने ऐसा ही किया और खाली सूटकेस भी वार्डरोब में रख दिया। सूटकेस में सिर्फ कपड़े थे। इसी तरह मुझे सब कुछ बताते रहो। साहब जी, बालको साहब का लंच करने का प्रोग्राम नहीं है। उनका कहना है कि वो पैदल ही बाहर घूमने जा रहे हैं, अब तो निकलने वाले होंगे। उधर से वेटर ने पुनः कहा। ठीक है। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा और उठकर होटल से बाहर निकला और ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से वो होटल का गेट देखता रहे। 10 मिनट बाद उसने बालको खंडूरी को अकेले और पैदल ही होटल से बाहर निकलकर सड़क किनारे जाते देखा। देवराज चौहान फासला रखकर बालको का पीछा करने लगा। भीड़ भरा इलाका था, ऐसे में बालको को आसानी से खुद के पीछे किए जाने का पता नहीं चल सकता था। मन में यही चल रहा था कि क्या बालको किसी से मिलने जा रहा है? उसका प्रोग्राम बदल गया है और अब क्या माइक्रोचिप की डिलीवरी देने जा रहा है? उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था, परंतु
देवराज चौहान तैयार था इसके लिए कि अगर बाल्को उत्तरी कोरिया वालों को माइक्रोचिप की डिलीवरी देता है तो उसे क्या करना है। साथ ही वो सोच रहा था कि बाल्को के सूटकेस में कपड़े थे, अगर उसमें माइक्रोचिप होती तो वो सूटकेस इस तरह वेटर के हवाले ना करता। अब दो ही बातें हो सकती थी, या तो माइक्रोचिप उस सूटकेस में थी जो उसने कसिनो के स्ट्रांग रूम में रखवाया है, या फिर माइक्रोचिप इस वक्त उसकी जेब में थी और उसकी डिलीवरी देने वो होटल से बाहर निकला है। देवराज चौहान बाल्को पर पैनी निगाह रखता हुआ उसका पीछा कर रहा था कि कहीं आते जाते व्यक्ति को चालाकी से माइक्रोचिप की डिलीवरी ना दे दे। क्या पता बाल्को खंडूरी इस मामले में बेहद सावधानी बरत रहा हो, परंतु वो इस तरह डिलीवरी देगा तो 200 करोड़ के बॉन्ड भी तो लेगा, रकम लिए बिना तो माइक्रोचिप देगा नहीं। देवराज चौहान उस पर नजर रखता रहा। बाल्को खंडूरी ने 2 मंदिर देखे, फिर वहां के बाजारों में टहलने लगा। शायद वो काठमांडू की अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। एक मामूली से रेस्टोरेंट में उसने गर्म पकौड़े और चाय पी। इसी प्रकार उसने वक्त बिताया। वो किसी से नहीं मिला, कोई उससे नहीं मिला। शाम 5 बजे के करीब वो वापस ब्लू स्टार होटल में अपने रूम में पहुंच गया। देवराज चौहान अपने रूम में पहुंचा और कॉफी का ऑर्डर दिया रूम सर्विस को। 15 मिनट पश्चात जब वो कॉफी के घूंट भर रहा था, तभी वेटर का फोन आया। साहब जी, बाल्को अपने होटल के कमरे में आ गया है, उधर से वेटर ने बताया। उसने अपने सारे कपड़े उतार कर मुझे दिए कि अलमारी में रख दूं, और खुद गर्म गाउन पहनकर रजाई में दुबक गए और मेरे से कॉफी मंगवाई है। कुछ देर बाद कसिनो में खेलने जाएंगे। वो जब कसिनो जाए तब मुझे फोन पर बता देना, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। वेटर 25,000 लेकर बढ़िया काम कर रहा था। बाल्को की पल पल की खबर दे रहा था। अपने पहने कपड़े उतारकर वेटर के हवाले करने का स्पष्ट मतलब था कि वो माइक्रोचिप अभी उसके पास नहीं है, उसके कमरे में भी नहीं है, वरना वेटर को कपड़े रखने को ना कहता। होटल के कमरों में इतनी मजबूत सुरक्षा नहीं होती कि कोई चोरी छिपे भीतर प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश न कर सके। ऐसे में माइक्रोचिप को बाल्को अपने कमरे में नहीं रखेगा। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि माइक्रोचिप उसी सूटकेस में है जो स्ट्रांग रूम में रखा गया था। माथुर के मुताबिक बाल्को ने उत्तरी कोरिया वालों से ब्लू स्टार कसिनो में न्यू ईयर की रात मिलना था। देवराज चौहान ने माथुर को फोन किया। फोन लग गया। हेलो, माथुर की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। माथुर, मैं देवराज चौहान। पहचाना? मुझे पता है कि तुम काठमांडू में हो, उधर से माथुर ने कहा। कैसे पता? मैं भी काठमांडू में हूँ, कदम सिंह भी मेरे साथ है। तुम बाल्को पर नजर रखे हो और हम तुम पर। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। ऐसा क्यों? तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो? हमें तुम्हारी चिंता है। बाल्को खतरनाक है, उसे अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर गड़बड़ का वक्त आया तो हम सुरक्षा देने के लिए हर समय तैयार हैं। बेहतर होगा तुम लोग मेरे पीछे से हट जाओ, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? तुम लोगों की वजह से मामला बिगड़ सकता। हम बच्चे नहीं है देवराज चौहान, आईबी के सीनियर एजेंट है। हम कच्चा खेल नहीं खेलते। तुम लोग काठमांडू कब आए? कल शाम को। हमारे बाद ही बाल्को होटल पहुंचा। हम भी इसी होटल में ठहरे। पहली मंजिल 102 नंबर रूम की बुकिंग पहले से ही हुई पड़ी थी, परंतु तुम्हें बताया नहीं था। दूसरी तरफ से माथुर की आवाज आ रही थी। तुम्हारी वजह से मामला बिगड़ा तो बात तुम्हारे सिर पर होगी, इस बात के प्रति निश्चिंत रहो। क्या तुम लोग तब भी पीछे थे जब आज मैं दिन में बाल्को के पीछे था? देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। हाँ, क्यों? मेरे ख्याल में बाल्को किसी से नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं दिया। इस बारे में तुम लोग का क्या कहना है? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कि बाल्को सिर्फ टहलने निकला था, हमारी नजर उस पर भी थी। इस बात से देवराज चौहान को बल मिला कि उसने बाल्को पर ठीक से नजर रखी। मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि क्या यह बात पक्की है कि बाल्को 31 दिसंबर की रात ही उत्तरी कोरिया के लोगों से मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि प्रोग्राम कुछ बदल गया हो और पहले ही वो। ये खबर पक्की है कि वो 31 दिसंबर की रात ही ब्लू स्टार कसिनो में उत्तरी कोरिया वालों से मिलेगा। देवराज चौहान ने फौरन कुछ नहीं कहा। जगमोहन तुम्हारे साथ नहीं दिखा, परंतु कल रात उसे कसिनो में देखा था। वो वहां नौकरी कर रहा है। तुम्हारा प्लान क्या है? देवराज चौहान के दिमाग में प्लान चल रहा था, बन रहा था, बिगड़ रहा था। सब कुछ इसी बात पर ही निर्भर था कि माइक्रोचिप स्ट्रांग में रखे उस सूटकेस में ही हो, तभी बात कुछ बन सकती थी। देवराज चौहान, मैं तुमसे और कदम सिंह से कल मिलूंगा, फोन करूंगा। तुम लोगों के कमरे में ही बातें होगी। देवराज चौहान गंभीर था। ठीक है, मिलना हमसे, कहकर उधर से माथुर ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा।
चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, परंतु हर बात इसी पर निर्भर करती थी कि क्या वो माइक्रोचिप स्ट्रांग रूम में रखे उसी काले सूटकेस में है। आज क्रिसमस थी। ब्लू स्टार कसिनो में रौनक अपनी चरम सीमा पर थी। बहुत से ऐसे चेहरे थे जो पहले नहीं दिखे थे। सभी विदेशी थे, हिंदुस्तानी भी काफी संख्या में थे। आज कसिनो को पूरी चमक दमक के साथ सजाया गया था। कसिनो का स्टाफ भी आज बहुत व्यस्त नजर आ रहा था। किसी के पास पल भर की भी फुर्सत नहीं थी। कसिनो के तीनों हॉल ठसाठस भरे हुए थे। कसिनो की सिक्योरिटी भी आज पूरी तरह चाक चौबंद थी। कसिनो में आज शोर भी था और ठाके भी। बाज बहादुर आज वक्त पर कसिनो आ पहुंचा था। उसने क्रीम कलर का सूट और लाल टाई पहनी हुई थी। चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी, परंतु आंखों में चिंता और बेचैनी थी अपने बेटे गोपाल के लिए। उसका मन जरा भी नहीं लग रहा था कसिनो में, परंतु नौकरी तो नौकरी थी। सीजन के इन दिनों में कसिनो से गायब भी नहीं रह सकता था। गुरंग ने शाम को ही उससे कहा था कि उसके बेटे की उसे भी चिंता है। आज भी पुलिस कमिश्नर को फोन किया था। पुलिस अपना काम कर रही है और वो कसिनो की तरफ ध्यान दे, बाकी वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। परंतु बाज बहादुर को इन शब्दों पर चैन कहाँ आना था। वो गुरंग से कहना चाहता था कि अगर उसका बेटा इस तरह से 4 दिन से अपहरण हुआ होता और उसकी कोई खबर ना मिल रही होती तो उसका क्या हाल होता। बहरहाल अपने इस विचार को वो मन में ही दबा कर रह गया था। गुरंग आखिर उसका मालिक था। लाख रुपया महीना उसे तनख्वाह देता था। उसे कुछ भी कहना जायज नहीं था। तनख्वाह देने वाला तो चाहेगा कि उसका काम पूरा हो, लेकिन अब बाज बहादुर के मन में कुछ और ही चलने लगा था। आज दिन में एक पुलिस वाले ने उसे दबे स्वर में इस बात की तरफ इशारा किया था कि अब तक तो अपहरणकर्ताओं का फोन आ जाना चाहिए था कि वो क्या चाहते हैं। उनका फोन नहीं आया तो हो सकता है आपके बेटे के साथ कुछ बुरा घटित हो गया हो। इस बात ने बाज बहादुर को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। गोपाल का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच उठा। अपनी रोती बिलखती पत्नी का चेहरा भी बार बार दिख रहा था कि अगर सच में गोपाल को कुछ हो गया तो उसकी पत्नी का तो बुरा हाल हो जाएगा, घर पूरी तरह बिखर जाएगा। यही बात इस वक्त बाज बहादुर के दिलो दिमाग पर काबिज थी। आज वो अपने ऑफिस में नहीं बैठा था, कसिनो में लगातार टहल रहा था, लोगों के बीच आ जा रहा था, उनसे हाथ मिला रहा था, मुस्कुरा रहा था। बहुत से ऐसे कस्टमर थे जो सालों से हर साल आ रहे थे। देखने में बाज बहादुर बिल्कुल ठीक दिख रहा था। कसिनो के स्टाफ को नहीं पता था कि उसके बेटे का अपहरण हुए 4 दिन हो गए हैं और गोपाल की कोई खबर नहीं मिली अब तक। ऐसे में वो बाज बहादुर के दिल का हाल क्या जाने। अजीत गुरंग भी आज कसिनो में ही था और खुश था कि उसका कसिनो काठमांडू का बेहतरीन कसिनो था। लोगों को यहाँ आना अच्छा लगता था। इन दिनों उसे भी मोटी कमाई हो जाती थी। इस वक्त गुरंग मशीनों वाले हॉल में एक तरफ खड़ा नजरें दौड़ा रहा था कि बाज बहादुर उसके पास आ पहुंचा। सब बढ़िया चल रहा है बाज? गुरंग बोला। यस सर, बाज बहादुर बोला। हर बार की तरह इस बार भी सीजन बढ़िया जाएगा, अभी तो न्यू ईयर आना बाकी है। अजीत गुरंग मुस्कुराया। सब ठीक चलना चाहिए, इससे मेरे पैर भी टिके रहेंगे और तुम्हारी नौकरी भी चलती रहेगी। जी, बाज बहादुर ने बेमन से कहा। गोपाल की फिक्र मत करो, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उसका पता चले। मैंने कमिश्नर पर दबाव बनाया है, गुरंग बोला। बाज बहादुर सिर हिलाकर वहां से हट गया। रात के 10 बज रहे थे। जगमोहन अभी तक आज बाज बहादुर से नहीं मिला था, जबकि उसने कई बार बाज बहादुर को देखा था, परंतु अपनी व्यस्तता दर्शाते हुए उससे दूर ही रहा था। वो बालको और देवराज चौहान को ताश वाले हॉल में देख चुका था। जब बालको वहां पहुंचा तो एक टेबल संभालते हुए उसने कुर्सी ली और कसिनो की तरफ से मौजूद कर्मचारी को 50 लाख के टोकन लाने को कहा। 5 मिनट में ही ट्रे में उसके पास टोकन पहुंच गए और साथ में बिल भी, जिस पर बालको ने साइन कर दिए। पुराने कस्टमर के लिए कसिनो की तरफ से छूट थी कि वो बिल साइन करके टोकन ले सकता था, परंतु 24 घंटों में वो रकम कसिनो में वापस जमा करानी होगी। देवराज चौहान बालको पर नजर रख रहा था कि वो गुप्त तौर पर किसी आदमी के संपर्क में न आए। इस बात का वो खास ध्यान रख रहा था कि वहां कोरियन व्यक्ति तो मौजूद नहीं है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से बालको पर नजर रखने में आसानी हो रही थी। इस तरह बालको उसे पहचान नहीं सकता था। एक जगह जगमोहन का नटियार से सामना हो गया। आज तो बहुत भीड़ है।
कई लोगों की जेबों से पर्स गायब होंगे, नोट गायब होंगे, ऐसे चोरों को हम देख भी नहीं पाएंगे इतनी भीड़ में। सही कहते हो, जगमोहन मुस्कुराया। मेरी पत्नी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि जिसे प्यार का नशा चढ़ा था वो अभी तक उतरा कि नहीं। नटियार ने कहा, कह देना कि वो नशा कभी नहीं उतरेगा। जगमोहन होले से हंस दिया, बल्कि और निखर रहा है। जरूर बताऊंगा। शादी करने का प्रोग्राम कब का है? बहुत जल्दी, जनवरी के पहले हफ्ते। मुझे जरूर बुलाना। हाँ, मैं उसे देखना चाहता हूं। इसके बाद दोनों अपनी ड्यूटी पर व्यस्त हो गए। 10 मिनट बाद ही जगमोहन थमकर ठिठक गया। वो कदम सिंह को देख रहा था, जो कि एक टेबल पर हो रहे जुए को देखने में व्यस्त था। जगमोहन अजीब सी निगाहों से कुछ पल कदम सिंह को देखता रहा। पहले तो उसकी तरफ जाने की सोची, फिर फोन निकालकर देवराज चौहान को फोन किया। कहो। देवराज चौहान की आवाज आई। मैंने यहाँ आईबी के अधिकारी कदम सिंह को देखा है। वे कसीनो में। माथुर भी इस वक्त कसीनो में है। ओह, तुम्हें पता है? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, वे दोनों ब्लू स्टार होटल में ही ठहरे हैं। उनकी फिक्र मत करो। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कल शाम के बाद रफ्तार पकड़ेगा। कल फोन पर बाज बहादुर से बात होगी। ठीक है। जगमोहन ने फोन बंद करके जेब में रखा और बाज बहादुर की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कसीनो का माहौल पूरी तरह गर्म था। बड़ी बड़ी रकमें जुए पर लगाई जा रही थी। कोई हार रहा था और कोई जीत रहा था। क्रिसमस का वक्त बीतता जा रहा था। कसीनो का माहौल पूरी तरह गर्म था। ठंड से भी गर्म, नोटों से भी गर्म। कसीनो के कर्मचारियों के चक्कर नोटों के ढेर के साथ स्ट्रांग रूम की तरफ लग रहे थे। आज 2 कर्मचारी उस एल्यूमिनियम के काले दरवाजे के पीछे मौजूद थे। जो भी कर्मचारी स्ट्रांग रूम में नोट देने जाते वो उनसे वहीं ले लेते। नोट देने वाले उन्हें पर्ची भी देते कि कितना पैसा उन्हें दिया जा रहा है और वहीं से वो पलट आते। भीतर वाले नोटों के थैले को स्ट्रांग रूम में पहुंचा देते। बहुत कम बार ही कर्मचारी पैसा लेने के लिए स्ट्रांग रूम की तरफ पहुंचे थे। अभी खेल जारी था। रात बाकी थी और 31 दिसंबर की रात तक हर शाम ही कसीनो में ऐसा ही होना था। इससे भी ज्यादा पैसा कसीनो के स्ट्रांग रूम में पहुंचना था। जगमोहन को बाज बहादुर दिखा, जो कि थका टूटा सा अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। जगमोहन वहीं पर थम गया और बाज बहादुर को अपने ऑफिस में जाने दिया। उसके बाद जगमोहन भी उसके ऑफिस में पहुंचा। बाज बहादुर ने फीकी निगाहों से उसे देखा। साहब जी, नमस्कार। जगमोहन हाथ जोड़कर बोला, आज आप खुश नजर आ रहे हैं। बेटा मिल गया ना? बाज बहादुर की आंखें गीली हो गई। उसे देखते जगमोहन ने मन ही मन में कहा, चिंता क्यों करता है? तेरा बेटा तुझे सही सलामत मिलेगा। बेशक तू मेरी शर्त माने या ना माने, तेरे बेटे का बाल भी बाका नहीं होगा। ये क्या साहब जी, आप रो रहे हैं? बेटा नहीं मिला? जगमोहन ने परेशान स्वर में कहा। नहीं। बाज बहादुर ने अपनी गीली आंखें साफ की। पुलिस आपके बेटे को ढूंढने के बारे में कुछ कर भी रही है या नहीं? जगमोहन जैसे नाराज हो उठा। पता नहीं, पर मेरे ख्याल में पुलिस की आशा भी अब खत्म होने लगी है। ऐसा मत कहिए साहब जी। आज पुलिस वाले ने ही कहा कि अपहरणकर्ताओं ने कहीं मेरे बेटे को मार ना दिया हो, तभी तो उनका फोन नहीं आया। पुलिस अब ये सोचने लगी है कि कहीं गोपाल का अपहरण किसी आपसी रंजिश के लिए तो नहीं किया गया। आप अपने दुश्मनों के बारे में सोचिए साहब जी। सारा दिन तो पुलिस को इसी बात का जवाब देता रहा हूं कि मेरा ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं जो इस तरह मेरे बेटे का अपहरण कर ले। मेरा दुश्मन दरअसल में कोई भी नहीं है, पर पुलिस ये मानने को तैयार नहीं। वो अब दुश्मन वाले एंगल से सोचने लगी है। यह तो गलत हुआ। मैंने तो सोचा कि पुलिस आपके बेटे को तलाश कर लेगी। बाज बहादुर चुप रहा। साहब जी, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइए, मैं आपके लिए जान की बाजी लगा सकता हूं। जगमोहन बोला, मुझे सिर्फ अपने बेटे की चिंता है कि उसे कहीं कुछ हो ना गया हो। भर्रा गया बाज बहादुर का स्वर। ऊपर भगवान है साहब जी, वो जरूर आपके बेटे को सही सलामत वापस ला देगा। अब तो कसीनो में आने का दिल भी नहीं करता। लोग यहाँ कितने खुश हैं, मजे कर रहे हैं, परंतु मेरा गोपाल जाने किस हाल में होगा। बाज बहादुर ने थके टूटे स्वर में कहा, हर रोज सुबह गोपाल की तलाश में घर से निकल जाता हूँ और यहाँ वहां गोपाल को ढूंढता पूछता फिरता हूँ, परंतु उसकी कोई खबर नहीं मिलती। मेरा नसीब ही खराब है। जगमोहन समझ गया कि बाज बहादुर पूरी तरह टूट गया है। कल तक और भी टूट जाएगा, लेकिन कसीनो में डकैती की सहायता के लिए यह तैयार होता है या नहीं, यह सवाल अभी भी अपनी जगह कायम था। और इसी तरह
कसिनो में क्रिसमस बीत गया। अगले दिन भी वेटर फोन पर देवराज चौहान को बालको खंडूरी की रिपोर्ट देता रहा। सुबह 9 बजे देवराज चौहान तैयार होकर पहली मंजिल के 102 नंबर कमरे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने वहीं पर खड़े होकर माथुर को फोन किया। बात हुई। देवराज चौहान ने दरवाजा खोलने को कहा। फौरन माथुर ने दरवाजा खोला तो देवराज चौहान भीतर आ गया। माथुर और कदम सिंह इस वक्त लगभग तैयार दिख रहे थे। कहीं जा रहे हो? देवराज चौहान ने बैठते हुए दोनों को देखा। हम लोगों का काम ऐसा है कि हमें हर समय तैयार ही रहना पड़ता है देवराज चौहान। कदम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। हम तुम्हारे एहसानमंद है कि बिना कुछ लिए तुम हमारा काम कर रहे हो, मार्शल की खातिर। देवराज चौहान बोला। जो भी कहो, तुम हमारा एक बड़ा काम कर रहे हो। देवराज चौहान ने दोनों पर नजर मारी। माइक्रोचिप के बारे में क्या पता लगाया? माथुर ने पूछा। जहां तक मुझे लगता है वो माइक्रोचिप बालको ने अपने पास नहीं रखी है, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? तुम लोगों के पास इस बात की पूरी खबर है कि 31 दिसंबर की रात बालको उत्तरी कोरिया वालों को माइक्रोचिप देगा और उनसे $2 करोड़ के बॉन्ड लेगा? मैं इसी खबर को आधार बनाकर चल रहा हूं। क्यों, यह पक्की खबर है ना? कितनी बार पूछोगे? यह पक्की ही खबर है, माथुर ने सिर हिलाया। बालको 2 सूटकेसों के साथ ब्लू स्टार होटल पहुंचा था और पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपना एक काले रंग का सूटकेस कसिनो के स्ट्रांग रूम में रखवा दिया था। उसमें दौलत होगी जुआ खेलने के लिए और उसी में ही माइक्रोचिप भी होगी। जब 31 दिसंबर की रात आएगी तो वो माइक्रोचिप को सूटकेस से निकालेगा। क्या हम स्ट्रांग रूम से उस सूटकेस को गायब नहीं कर सकते? माथुर ने कहा। वो कसिनो का स्ट्रांग रूम है और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। इसी कारण बालको ने इस सूटकेस को स्ट्रांग रूम में रखवाया। वहां से सूटकेस निकाल लाने की सोचना भी बेवकूफी है, देवराज चौहान ने कहा। तुम तो जाने माने डकैती मास्टर हो, यह काम आसानी से कर सकते हो, कदम सिंह ने कहा। डकैती करना जादू करने जैसा नहीं होता। हर काम में वक्त और तरकीबें लगती है, देवराज चौहान बोला। मैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तुम लोगों से इस वक्त मिल रहा हूं। एक परेशानी मेरे सामने आ रही है। 31 दिसंबर की रात को कसिनो ठसाठस भरा होगा। ऐसे में बालको मेरे से नजरें बचाकर उत्तरी कोरिया वालों से माइक्रोचिप और बॉन्डों का आदान प्रदान कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या पता इस बारे में उसने क्या सोच रखा है। वो कोई बच्चा नहीं है, सालों से ड्रग्स का काम कर रहा है। उसने उत्तरी कोरिया वालों से लेन देन का प्रोग्राम का प्लान तैयार कर रखा होगा। हम चूक सकते हैं। माथुर और कदम सिंह के चेहरे गंभीर दिखे। नजरें देवराज चौहान पर थी। तुम कहना क्या चाहते हो देवराज चौहान? माथुर बोला। क्या इस काम से पीछे हट रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, पहले मेरी बात पूरी सुनो। इतनी भीड़ में 31 दिसंबर की रात हम ठीक से बालकों पर नजर नहीं रख सकते। हमसे कहीं भी चूक हो सकती है। अगर उसे अपने पर नजर रखने का आभास हो गया तो वो भीड़ में हमारी नजरों से बचकर खिसक जाएगा। उत्तरी कोरियाई वालों को माइक्रोचिप दे देगा। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर माथुर ने व्याकुलता से पहलू बदला। देवराज चौहान की बात सही है, कदम सिंह ने गंभीरता से कहा। बालको तेज तर्रार इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, माथुर बोला। इसके आगे भी तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैंने सोचा है बालको को उठा लिया जाए। तुम दोनों मेरा साथ दो। ऐसी किसी जगह का इंतजाम करो जहां हम बालको को रख सके। आईबी वाले हो, दूसरे देशों में तुम लोगों के कॉन्टेक्ट्स होते ही हैं। बालको को रखने के लिए जगह का इंतजाम करने में तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। हम बालको से माइक्रोचिप के बारे में जानेंगे कि वो कहां पर है, जबकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो माइक्रोचिप स्ट्रांग रूम में रखे काले सूटकेस में ही। तुम्हारा क्या मतलब है कि बालको हमें माइक्रोचिप के बारे में बता देगा? नहीं, वो कभी नहीं बताएगा। नहीं बताएगा तो तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। उस स्थिति में वो उत्तरी कोरियाई वालों को माइक्रोचिप नहीं दे सकेगा। उसका ये वाला पूरा प्लान फेल हो जाएगा। माइक्रोचिप बालको के पास ही होगी और बालको तुम लोगों के पास। उसका मुंह कैसे खुलवाना है ये तुम लोग देखो, परंतु वो मुंह खोले ना खोले 31 दिसंबर की रात को स्ट्रांग रूम से वो काला सूटकेस बाहर आ जाएगा जो कि बालको का है, और मुझे विश्वास है कि माइक्रोचिप उसी में है। 31 दिसंबर की रात बालको का सूटकेस कैसे स्ट्रांग रूम से बाहर आ जाएगा? कदम सिंह हैरानी से बोला। आ जाएगा, वो हमारे पास होगा, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन कैसे? ये तुम्हारे सोचने का विषय नहीं। तुम लोगों को माइक्रोचिप चाहिए, सिर्फ उसी के बारे में बात करो। अगर माइक्रोचिप काले सूटकेस में ना हुई तो? माथुर ने पूछा। तो
बालको तो तुम लोगों के पास है ही, उससे उसका मुंह खुलवाते रहना। तुम लोगों को इसी बात में तसल्ली होगी कि माइक्रोचिप उत्तरी कोरिया वालों के हाथ नहीं लगी, वो बालको के पास है, बल्कि बालको तुम लोगों के कब्जे में। देर सवेर में तुम लोग उसका मुंह खुलवा के ही रहोगे, ये तुम लोगों की काबिलियत पर निर्भर है। कदम सिंह और माथुर की नजरें मिली। आइडिया अच्छा है, कदम सिंह ने कहा। अगर उस सूटकेस में से माइक्रोचिप मिल गई तो काम हो गया समझो, नहीं तो हम बालकों के मुंह से निकलवा ही लेंगे कि माइक्रोचिप कहां पर है। क्या कहते हो माथुर? ठीक है, बात जचती है। 31 दिसंबर की रात बालको कोई चालाकी कर गया तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, परंतु बालकों का अपहरण कैसे होगा? हम सीधे सीधे इस मामले में न ही आए तो बेहतर है। माथुर गंभीर था। बालकों का अपहरण मैं करूंगा, देवराज चौहान बोला। तुम लोग उस जगह की तैयारी करो जहां बालकों को रखना है। दोपहर तक जगह तैयार हो जाएगी। क्यों माथुर, हमारे पास काठमांडू में इस काम के लिए जगह है ना? कदम सिंह बोला। माथुर ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज चौहान तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में पहुंचा और रूम सर्विस से इंटरकॉम पर नाश्ता लाने के लिए कहा और कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगा ली। इसके बाद वह गुज़श्ता दिनों के हालातों पर गौर करने लगा। माइक्रोचिप का मामला इसी तरह से बेहतर ढंग से संभल सकता था। अपहरण हो जाने की वजह से बालको उत्तरी कोरिया वालों को वो माइक्रोचिप नहीं दे सकेगा और आईबी वाले देर सबेर में बालको का मुंह खुलवा कर ही रहेंगे, माइक्रोचिप हासिल कर ही लेंगे। अब बालको का अपहरण कैसे करना है यह सोचना था। बालको कब मौका देता है अपने अपहरण का? अगर वो कल की तरह आज भी होटल से बाहर निकलकर पैदल घूमने निकलता है तो उसे उठा लेना बहुत आसान हो जाएगा, वरना होटल में बालको का अपहरण करना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ समस्या आ सकती है। क्योंकि बालको को होटल का स्टाफ अच्छी तरह पहचानता था, ऐसे में उसे होटल से बाहर ले जाना, जबकि वो भी साथ हो, दिक्कतें पैदा कर सकता था। वेटर नाश्ता ले आया। देवराज चौहान सोचों में डूबा नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के पश्चात उसने बालको के वेटर को छोटी सी मिस्ड कॉल दे दी। उसके बाद वो वेटर के फोन आने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद ही बालको के वेटर का उसे फोन आ गया। हुकुम साहब जी, उधर से वेटर ने कहा। बालको क्या कर रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। सो रहा है। आज उसका प्रोग्राम क्या है? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, वो सोकर उठेगा तो धीरे धीरे पता चलेगा। जब जब भी उसका प्रोग्राम पता चलता रहे मुझे फोन पर बताते रहना, खास तौर से उसके बाहर जाने का प्रोग्राम या किसी से मिलने का प्रोग्राम। समझ गया साहब जी। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सोचने लगा कि कसिनो से आकर सुबह ही बालको सोया है, तो ऐसे में 12 या 1 बजे से पहले तो वह क्या ही उठेगा। अब देवराज चौहान को वेटर की अगली खबर का इंतजार था। क्या पता आज वह होटल से बाहर निकलता भी है या नहीं निकलता तो उसे उस वक्त तक इंतजार करना होगा जब वो होटल से बाहर निकले। आज 26 दिसंबर थी। जगमोहन 12 बजे माला के घर पहुंचा। आज भी माला बाहर ही सर्दी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आया पाकर उसका चेहरा खिल उठा। वो जगमोहन से गले मिली। जगमोहन ने भी उसे बाहों में समेट लिया। कैसी हो? जगमोहन ने प्यार से बाहों में समेटे पूछा। अच्छी, बहुत अच्छी। एक एक दिन गिन रही हूं कि 1 जनवरी आ जाए और तुम्हारे साथ चली जाऊं। माला उससे अलग होते क्या उठी। ये नया साल मेरे लिए कितना अच्छा होगा। अब हम दोनों के लिए हर नया साल बहुत खूबसूरत होगा। जगमोहन ने उसका हाथ थाम लिया। हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। माला का चेहरा खुशी से चमक रहा था। बंधु कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। अंदर। जगमोहन माला के साथ अंदर चल पड़ा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। माला किचन की तरफ बढ़ गई। बंधु ड्राइंग रूम में बैठा था। पदम सिंह भी वहीं था। आओ। बंधु उसे देखते ही क्या उठा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज बाज बहादुर से बात करनी है ना? हाँ, जगमोहन सोफे पर बैठता बोला। आज उससे बात होगी। हाल क्या है उसका? बुरा। वो सोचता है कि संभव है कि उसके बेटे को अपहरणकर्ताओं ने मार दिया होगा, तभी तो इस बारे में उसे कोई फोन नहीं आया। बंधु हंसा। तुम्हारा प्लान सफल होता लग रहा है। अभी कुछ पता नहीं, क्या पता बाज बहादुर हमारी बात सुनकर पीछे हो जाए। तुम्हारा मतलब कि अपने बेटे की जिंदगी की परवाह नहीं करेगा वो? बंधु बोला। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं कि बाज बहादुर से क्या बात करनी है, कैसे करनी है। रात 9 बजे उसे फोन करना।
इसमें तुमने अपनी अक्ल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा मैं कहूं सब कुछ वैसा ही करना है। बंधु ने सहमति से सिर हिला दिया। उसके मोबाइल पर किसी भी हाल में फोन मत करना। वो फोन पुलिस ने टैप कर रखा है। पहला फोन उसके ऑफिस की लैंडलाइन पर किया जाएगा। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, नंबर मैं तुम्हें बताता हूं। अब क्या तुम सब कुछ सुनने समझने के लिए तैयार हो? बोलो बोलो, बंधु ने हंसकर कहा। इस वक्त का तो मैं कब से बेकरारी से इंतजार कर रहा था। और जगमोहन उसे बताने लगा कि बाज बहादुर से आज रात क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। दोपहर 2 बजे वेटर का फोन देवराज चौहान को आया। बालको उठ चुका है और नहा धो रहा है। उसने 15 मिनट बाद नाश्ता मंगवाया है। वेटर की आवाज कानों में पड़ी। कल की तरह वो होटल से बाहर जाएगा? देवराज चौहान ने पूछा। अभी तो पता नहीं। इस बात का पता लगते ही मुझे फोन करना कि वो होटल से बाहर जा रहा है या नहीं। फोन बंद करके देवराज चौहान ने माथुर को फोन किया। काम कर लिया? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, एक जगह तैयार रखी है बालकों के लिए, उधर से माथुर ने कहा। उसे संभालने के लिए भी वहां कोई है? उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ कदम सिंह है, 2-3 लोग और भी है आईबी के। क्या आज उसे पकड़ लोगे? अगर वो होटल से बाहर निकलता है तो? वो निकलेगा। अभी तक तो उसके निकलने के प्रोग्राम की खबर नहीं आई, देवराज चौहान ने कहा। कोई खबर देता है तुम्हें? हाँ, हैरानी है, कौन तुम्हें बालकों की खबरें दे रहा है? जो भी पोजीशन हुई तुम्हें बता दूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। 3:30 पर वेटर का फोन आया। बालको ने नाश्ता कर लिया है और आज भी वो होटल के बाहर घूमने जा रहा है, वेटर ने बताया। कितनी देर तक निकलेगा? निकलने ही वाला है। देवराज चौहान ने तुरंत माथुर को फोन किया। बालको होटल के बाहर जा रहा है, बेहतर होगा कि तुम और कदम सिंह भी बाहर आ जाओ और मुझ पर नजर रखो। जब मैं बालको को पकड़ लूं तो तब तुम दोनों मेरे इशारे पर मेरे पास आ जाना, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान होटल के बाहर निकला और कल वाली जगह पर खड़ा हो गया और उसके बाद उसे इंतजार था बालको के बाहर आने का। उसने माथुर और कदम सिंह को होटल से निकलकर एक तरफ खड़े होते देखा। 5 मिनट पश्चात ही देवराज चौहान ने बालको को होटल से निकलकर आगे बढ़ते देखा। देवराज चौहान उसके पीछे हो लिया। कल की तरह आज भी बालको पैदल ही घूमता रहा। आज एक अन्य मंदिर देखा, आज दूसरे बाजार में घूमा। देवराज चौहान उस पर नजर रखता रहा, परंतु एक वक्त ऐसा भी आया जब बालको उसकी निगाहों से गुम हो गया। देवराज चौहान हक्का बक्का रह गया बालको के गायब होते ही। तब वो बाजार में घूम रहा था। देवराज चौहान ने उसे ढूंढने की चेष्टा की तो एक जगह बालको को खड़े पाया। वो उसे ही देख रहा था, होठों पर शांत मुस्कान थी। देवराज चौहान ठिठका सा उसे देखता रह गया। बालको ने इशारे से उसे पास आने को कहा। देवराज चौहान बालको के पास जा पहुंचा। चेहरा शांत था। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बालको बोला। हाँ, कल भी तुम मेरे पीछे रहे सारा दिन और रात को कसीनो में मेरी टेबल के आसपास ही मंडराते रहे, तुम्हें पता है? देवराज चौहान बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। मुझे सब पता रहता है, मैं कभी भी लापरवाह नहीं होता, बालको ने सामान्य स्वर में कहा। अगर तुम मुझे शूट करना चाहते तो कल तुम्हारे पास बहुत मौके थे। अगर तुमने मेरा अपहरण करना होता तो कल तुम ये आसानी से कर सकते थे। अगर तुमने बात करनी होती तो वो भी कल हो सकती थी, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आज भी मेरे पीछे आने लगे। मैं तुम्हारा अपहरण करने आया हूं, देवराज चौहान ने कहा। अच्छा, बालको मुस्कुराया। कल ही कर लेते, आज ही यह विचार बना। चाहते क्या हो? तुम्हारा अपहरण, उसके बाद वो भी पता चल जाएगा। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मेरे पास रिवॉल्वर है, बालको ने कठोर स्वर में कहा। तुम मेरा अपहरण करने में सफल नहीं हो सकते। मेरे पास भी रिवॉल्वर है। इसके साथ ही देवराज चौहान ने दूर मौजूद माथुर और कदम सिंह को पास आने का इशारा किया। मेरे साथ और लोग भी हैं, उनके पास भी रिवॉल्वर है बालको। अगर तुमने चालाक बनने की कोशिश की तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा, सोच लो। बालको के माथे पर बल दिखने लगे। माथुर और कदम सिंह पास आ पहुंचे। बालको ने उन्हें देखा। तुम्हारे साथ भी आदमी है बालको? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, बालको के होठ भींच गए। तो फिर अपने को हमारे हवाले कर दो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा, वरना मारे जाओगे। हमें इस बाजार से तुम्हें उठा ले जाने पर भी ऐतराज नहीं। बोलो, शराफत से हमारे साथ चलते हो या जबरदस्ती से चलोगे? बालको ने बारी बारी तीनों को देखा। तुम हो कौन लोग? तुम्हारे दोस्त तो नहीं है कम से कम? देवराज चौहान उसके पास पहुंचा
और जेबें टटोलकर कोट की जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रखते हुए कहा, तुम्हें इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए था। ड्रग्स डीलर के दुश्मन कहीं भी हो सकते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि काठमांडू में ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। बालको परेशान था। आखिर चाहते क्या हो? वो भी पता चल जाएगा। तुम यहां से चलो, देवराज चौहान ने कहा। फिर माथुर और कदम सिंह उसे घेरे चल पड़े। देवराज चौहान 5 कदम पीछे एहतियात के तौर पर बालकों पर नजर रखते हुए चल रहा था। शाम 5 बजे जगमोहन कसीनो में ड्यूटी पर पहुंचा। कसीनो में आज भी खासी भीड़ थी। वो जाते ही काम पर लग गया, जबकि उसका पूरा ध्यान बंधु और बाज बहादुर पर था। आज बंधु ने अपहरणकर्ता के तौर पर बाज बहादुर से बात करनी थी। जगमोहन सोच रहा था कि क्या बाज बहादुर बंधु की बात मानेगा या भड़क जाएगा। यूं वो बंधु से कह आया था कि जब तक उसका फोन ना उसे पहुंचे तब तक फोन ना करे। जगमोहन बाज बहादुर से मिलकर उसकी हालत जान लेना चाहता था। नटियार से मुलाकात हुई, परंतु वो व्यस्त दिखा। आज सिक्योरिटी वाले भी कसिनो की उस भीड़ में दिख रहे थे। आज जगमोहन को बाज बहादुर का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो पूरे 6 बजे कसिनो में आ गया था। उसके चेहरे पर फीकापन नजर आ रहा था। वो थका सा लग रहा था, चुप चुप सा था वो। 8 बजे जगमोहन कसिनो की भीड़ वाली जगह पर बाज बहादुर के सामने पड़ा। नमस्कार साहब जी। जगमोहन ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ पता चला आपके बेटे का? नहीं, बाज बहादुर ने गंभीर स्वर में कहा। आज पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया था पुलिस स्टेशन पर। क्यों? वो पूछ रहा था कि कहीं अपहरणकर्ताओं ने गुप्त तौर पर तो मेरे से संबंध स्थापित नहीं किया। मैंने मना किया तो इंस्पेक्टर ने कहा कि वो मेरे बेटे की तलाश कर रहे हैं, खबर मिलते ही मुझे सूचना दे देंगे। बाज बहादुर ने परेशान स्वर में कहा। किस बात की सूचना? क्या बेटे के मिलने की? पता नहीं, बाज बहादुर ने गंभीर स्वर में कहा और वहां से चला गया। जगमोहन ने मौका पाकर बंधु को फोन किया और कहा, 10 बजे उसे फोन करना, ऑफिस की लैंडलाइन पर, और तुम इसके लिए किसी पब्लिक बूथ का इस्तेमाल करना। थोड़ी देर बाद उसे कसिनो में देवराज चौहान दिखा। जगमोहन उसके पास पहुंचा, बोला, बालको नहीं दिखा? वो कहाँ है? माथुर और कदम सिंह के पास है वो। देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? मैं अपना काम कर रहा हूँ। बालको का अपहरण कर लिया आज माइक्रोचिप के बारे में जानने के लिए। तो वो मुंह खोलेगा? जरूर खोलेगा। अब नहीं तो 10 दिन बाद खोलेगा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। अभी तक तो सब ठीक है। बंधु आज रात बाज बहादुर से फोन पर बात करेगा। देखना पड़ेगा कि बाज बहादुर क्या कहता है। देवराज चौहान जगमोहन के पास से हट गया। भीड़ में टहलता रहा देवराज चौहान। आज करने को कुछ था नहीं उसके पास। माथुर और कदम सिंह बालको को अपनी कैद में रखे उसे पूछताछ करने में व्यस्त थे कि माइक्रोचिप कहाँ पर है। दिन में देवराज चौहान उनके साथ जाकर उनके ठिकाने पर बालको को छोड़ आया था। वहां 2 आदमी और दिखे थे उसे। देवराज चौहान समझ गया कि आईबी वाले बालको को संभाल लेंगे। दिन में 2 बार सूर्य थापा का फोन आया था और उसे माला की घर की खबर और जगमोहन के वहां आने की खबर दी थी। देवराज चौहान के पास अब वक्त ही वक्त था, यानी वह जगमोहन के कामों में हाथ बटा सकता था। परंतु इसके पहले वो ये जान लेना चाहता था कि बाज बहादुर से बंधु की क्या बात होती है। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। वो भीड़ से कुछ अलग हटा और फोन पर बात की। हेलो देवराज चौहान, उधर से जंग बहादुर की आवाज आई। मैंने पहाड़ी पर बने उस घर के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठी कर ली है, बताओ। उधर से जंग बहादुर बताने लगा। शांत सा देवराज चौहान सब कुछ सुनता रहा। 10:40 पर बाज बहादुर अपने ऑफिस में पहुंचा तो टेबल पर रखे 3 फोन में से एक फोन को बजते पाया। बेमन से बाज बहादुर ने बजते फोन को देखा, फिर थका सा कुर्सी पर आ बैठा। तभी फोन बजना बंद हो गया। मन उखड़ा हुआ था बाज बहादुर का। गोपाल की चिंता के साथ अब उसे अपनी पत्नी की भी चिंता सताने लगी थी। गोपाल का अता पता न लग पाने की वजह से उसकी पत्नी की हालत अब बिगड़ने लगी थी। वो हर वक्त बिस्तरे पर ही पड़ी रोती रहती, न कुछ बनाने का होश न खाने का। बाज बहादुर को अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर गोपाल का जल्दी ही पता न लगा तो पत्नी की हालत और भी बिगड़ जाएगी। मन ही मन उसने फैसला कर लिया था कि वो न्यू ईयर का सीजन चलने तक ही कसिनो की नौकरी करेगा, फिर अपनी पत्नी की सेहत पर ध्यान देगा, गोपाल को खुद ही ढूंढ के निकालेगा। तभी टेबल पर पड़ा वही फोन अब पुनः बजने लगा। बाज बहादुर ने फोन को बजते देखा, कई पल बैठा रहा, फिर बोझ की तरह फोन का रिसीवर उठाया। ब्लू स्टार कसिनो। रिसीवर कान से लगाते बाज बहादुर बोला,
बाज बहादुर हो तुम? उधर से बंधु की आवाज आई। हाँ बाज बहादुर शांत रहा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उधर से बंधु ने शांत स्वर में कहा। बाज बहादुर को लगा जैसे किसी ने डंडा उसके सिर पर मार दिया हो। वो ठीक से कुछ नहीं समझ पाया। क्या कहा तुमने? बाज बहादुर ने अजीब से स्वर में कहा। तुम्हारा बेटा गोपाल मेरे पास है। गोपाल तुम्हारे पास है? बाज बहादुर को जैसे होश आने लगा। तुम गोपाल को उठा कर ले गए थे? हाँ मैं ही। मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। तुमने क्यों उसे अपने पास रखा हुआ है? बाज बहादुर की आवाज कांप उठी थी। मैं सोच रहा हूं कि अब उसे खत्म करके लाश तुम्हारे पास। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। बाज बहादुर फोन पर चीख पड़ा। उसकी माँ तो जीते जी ही मर जाएगी। मैं कैसे रह पाऊंगा उसके बिना? भगवान के लिए गोपाल को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। बहुत प्यार है बेटे से, बहुत। वो मेरा बेटा है, प्यार क्यों नहीं होगा? प्लीज गोपाल मुझे वापस दे दो। तुम जितना पैसा चाहोगे मैं। पुलिस मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है बाज बहादुर, उधर से बंधु ने तीखे स्वर में कहा। पुलिस? अब मैं पुलिस के बारे में क्या कह सकता हूँ? तुम मेरे बेटे को उठाकर ले गए तो मुझे पुलिस के पास जाना ही था, लेकिन हमारी इन बातों के बीच पुलिस नहीं आएगी। मैं तुम्हें चुपचाप पैसे दे दूंगा। बोलो कितना चाहते हो? मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फोन करूंगा। 2 घंटे बाद? अभी बात कर लो, इसमें सोचना कैसा? मुझे इस बारे में अपने साथियों से बात करनी होगी। हम कई हैं। कई लोग हो? बाज बहादुर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ठीक है, परंतु मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। मेरे पास जितना है उतना ही दे सकता हूँ। इतना ज्यादा मत मांग लेना कि अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो हम गोपाल की जान ले लेंगे। बाज बहादुर, उधर से बंधु ने गुर्रा कर कहा। नहीं, मैं भला पुलिस को क्यों बताऊंगा? मुझे तो मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं तो। बाज बहादुर घबराए स्वर में क्या उठा। पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी और तुम अपना बेटा खो दोगे। बंधु ने धमकी भरे स्वर में कहा। हम ही तुम्हारा बेटा वापस दे सकते हैं, पुलिस तुम्हें गोपाल लाकर नहीं देगी। मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। 2 घंटे बाद, कहने के साथ ही उधर से बंधु ने फोन बंद कर दिया था। बाज बहादुर फोन कान से लगाए बैठा रहा। चेहरा फक पड़ा हुआ था, सोचों में लगा वो। इस बात से वो खुश था कि गोपाल जिंदा है। आखिरकार अपहरणकर्ताओं ने उससे संबंध बना लिया था। अब क्या उसे पुलिस को फोन करना चाहिए? बाज बहादुर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे फोन करने वाले ने पुलिस से बात करने को मना किया था। उसने कहा था कि अगर पुलिस को बताया तो वो गोपाल को मार देगा। पुलिस उसकी बात सुनकर करेगी भी क्या? फोन करने वाला खतरनाक था। अगर उसे पता चल गया कि उसने इस फोन के बारे में पुलिस को बता दिया है तो वो गोपाल को मार देगा। बाज बहादुर ने रिसीवर वापस रख दिया। उसने फैसला किया कि पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। 20-30 लाख की जो भी फिरौती उससे मांगी जाएगी वो दे देगा और चुपचाप अपने बेटे को ले आएगा। पुलिस इस मामले के बारे में उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसने ठीक कहा था कि पुलिस उसके बेटे को नहीं ला सकती, परंतु फोन करने वाला आदमी गोपाल को उसके हवाले कर सकता है। बाज बहादुर ने खुद को संभाला। इस बारे में वो किसी से बात नहीं करेगा। चुपचाप अपहरणकर्ताओं से सारा काम निपटा लेगा, सब ठीक हो जाएगा। बाज बहादुर इस विचार के साथ उठा और ऑफिस के साथ लगे बाथरूम में जाकर गर्म पानी से मुंह धोया। शीशे में अपना चेहरा देखा, जो कि कई दिनों की परेशानी के कारण बुझा बुझा सा दिख रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा। बाज बहादुर बाल संवार कर बाथरूम से निकला और टेबल पर पड़े फोन को देखकर सोचा कि अभी 2 घंटे थे अपहरणकर्ताओं का फोन आने में। तब तक तो खुद को कसीनों में व्यस्त रखना चाहता था वो, और ऑफिस से बाहर आ गया। जगमोहन को बंधु का फोन आ गया था कि बाज बहादुर से पहली किस्त की बात कर ली है। ऐसे में बाज बहादुर जब अपने ऑफिस से निकला तो जगमोहन की निगाह उस पर टिकी थी। इस वक्त बाज बहादुर शांत और गंभीर नजर आ रहा था, जैसे उसे किसी तरह की राहत मिल गई हो। जगमोहन उसके पास नहीं गया और अपनी ड्यूटी में व्यस्त होने को दिखाता रहा। वो जानता था कि अभी बाज बहादुर उसे कुछ नहीं बताएगा, परंतु दूसरी बार फोन आने पर शायद उससे बात करे। 1 घंटे बाद जगमोहन ने देखा कि बाज बहादुर बार बार अपने ऑफिस में जा रहा है। जरूर उसे आने वाले फोन का इंतजार होगा कि कहीं फोन पहले ना आ जाए। जगमोहन ने सोचा कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। रात का 1:30 बज चुका था। बाज बहादुर अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा बेहद बेसब्री भरी निगाहों से बार बार टेबल पर पड़े उस फोन को देख रहा था जिस पर अपहरणकर्ताओं का फोन आया था। 1 घंटा 40 मिनट हो चुके थे उसका फोन आए। 2 घंटे होने में 20 मिनट बाकी बचे थे, परंतु बाज बहादुर अभी से ही फोन के पास जा बैठा था। जब फोन बजा तो बाज बहादुर ने हड़बड़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो। स्वर में भारी बेचैनी थी। मैं तुम्हारे मोबाइल पर फोन क्यों नहीं कर रहा?
बंदूक की आवाज कानों में पड़ी। बताओ। मुझे नहीं पता। बाज बहादुर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सोचो, अभी पता चल। मोबाइल फोन टैप कर रखा है पुलिस ने, बाज बहादुर के होठों से निकला। तभी तो तुम्हारे मोबाइल पर फोन नहीं किया। बंदूक के हंसने की आवाज आई। पुलिस में मेरे 2 आदमी हैं, वो मुझे पुलिस की हर खबर देते रहते हैं। उन्होंने ही बताया था कि तुम्हारा मोबाइल पुलिस ने टैप कर रखा है। बाज बहादुर के चेहरे पर एक रंग जा रहा था, दूसरा आ रहा था। वो घबराया हुआ था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बाज बहादुर ने कहा। वो पुलिस नहीं, मालूम है मुझे। अब मैंने पुलिस को तुम्हारे फोन के बारे में नहीं बताया, तभी तो तुम्हारा बेटा जिंदा वापस मिलेगा तुम्हें। बंदूक के स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे। मेरे बेटे को कुछ मत कहना, उसे कुछ मत। अब मेरी बात सुन बाज बहादुर, मैंने अपने साथियों से बात कर ली है। तेरा बेटा एक ही शर्त पर जिंदा तुझे मिल सकता है। क्या? बाज बहादुर का स्वर कांपा। मैं लाखों रुपए तुम्हें देने को तैयार। पैसा नहीं चाहिए तेरे से तो? मेरे साथी कसीनो में डकैती करना चाहते हैं, उधर से बंधु ने कहा। बाज बहादुर कांपा। रिसीवर हाथ से छूटते छूटते बचा। क्या? बाज बहादुर एकाएक सिर से पांव तक बेचैनी से भर गया। कसीनो में डकैती? मेरे साथी यही चाहते हैं। तुम्हें गोपाल जिंदा चाहिए या मरा हुआ? जिंदा। बाज बहादुर की हालत बुरी हो रही थी। तो 31 दिसंबर की रात स्ट्रांग रूम में डकैती की तैयारी करो। उस रात तुम कसीनो का पैसा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाज बहादुर का स्वर कांपा। कसीनो में डकैती, वो भी 31 दिसंबर की रात? ये तुम क्या कह रहे हो? उस रात तो 70-80 करोड़ रुपया स्ट्रांग रूम में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में अगर डकैती पड़ गई तो अजित गुरंग को आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। लोगों का पैसा वो कहां से देगा? वो नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? बंदूक की गुर्राहट कानों में पड़ी। नहीं, तुम्हें गुरंग के आत्महत्या कर लेने की चिंता है, परंतु अपने बेटे की नहीं। बंदू उधर से दांत पीसता क्या उठा। ठीक है, ऐसा ही सही। सुबह तक गोपाल की लाश मिलने की खबर पुलिस तुम्हें दे ही देगी, अपने बेटे की लाश देखने के लिए। ऐसा मत कहो। बाज बहादुर चीख पड़ा। गोपाल को मत मारना। तो तुम्हें स्ट्रांग रूम से पैसा बाहर निकलवाने में हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो मेरे आदमी गोपाल को। जल्दीबाजी मत करो। बाज बहादुर हाफता सा क्या उठा। मेरी बात को समझो कि तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? बंदूक की गुर्राहट कानों में पड़ी। नहीं, मैं लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा। कल सुबह तुम्हारे बेटे की लाश। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे मत समझाओ, तुम समझो कि तुम्हारी हां पर ही तुम्हारा बेटा बच सकता है, ना करने पर वो मर जाएगा। उसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में। मैं कसीनो में डकैती नहीं कर सकता। बाज बहादुर चीख पड़ा। मैं तुम्हें फिरौती जरूर दे सकता हूं। अगले ही पल बाज बहादुर सन्न रह गया। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया था। हेलो हेलो। बाज बहादुर पागलों की तरह फोन का प्लंजर ठकठकाने लगा। हेलो हेलो, मेरे से बात करो। हेलो। परंतु फोन शांत था, संबंध कट चुका था। बाज बहादुर ने कांपते हाथ से रिसीवर वापस रखा और दोनों हाथों से सिर थाम लिया। गोपाल की लाश उसके आंखों के सामने घूमने लगी। जिस्म में रह रहकर कपकपी दौड़ रही थी। ये क्या हो गया? वो गोपाल को मार देंगे। अगले ही पल पागलों किसी हालत में उसने रिसीवर उठाया और टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर मिलाया। बात हुई तो बाज बहादुर ने पूछा कि अभी अभी मेरे फोन पर कहां से फोन किया गया है, तो बताया गया कि रामपुर रोड के पब्लिक बूथ से फोन किया गया था। बाज बहादुर ने रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा सफेद हो रहा था गोपाल की मौत के बारे में सोचकर। गोपाल की लाश आंखों के सामने नाचती रही, फिर अपनी पत्नी का चेहरा आंखों के सामने नाचा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वहां पीलापन और सफेदी ही नजर आई। हाथ पांव कांपते से लग रहे थे। गोपाल। बाज बहादुर के कांपते होठों से निकला और आंखों में आंसू चमक उठे। उसने फोन की तरफ देखा जो कि शांत पड़ा था। अब वो सोचने पर मजबूर था कि क्या इन ताजे हालातों की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। अब बताने में क्या हर्ज है, परंतु पुलिस क्या करेगी? कुछ भी नहीं। सुबह तक गोपाल की लाश। उसी पल उसी फोन की बेल बजी। बाज बहादुर चौंक कर उछला और फटी फटी आंखों से फोन को देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही फोन बज रहा है। एकाएक उसने झपट्टा मारा और कांपते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। दोस्तों, एपिसोड नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आप सुनेंगे जुआ घर का क्लाइमेक्स पार्ट, जो कि इसका एपिसोड नंबर 6 होगा। तो यह बेहद दिलचस्प, बेहद सनसनीखेज कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जगमोहन को उसका प्यार मिल जाएगा, क्या कसीनो में डकैती हो जाएगी, क्या बाज बहादुर कसीनो में होने वाली डकैती में अपनी सहायता करेगा, और देवराज चौहान
इस पूरे केस में कहाँ फिट बैठेगा, ये सब देखना बेहद दिलचस्प, बेहद मजेदार होगा। तो कहानी की रफ्तार को आज यहीं रोकते हुए हम इसके एपिसोड नंबर 6, जो कि इसका क्लाइमेक्स पार्ट होगा, कहानी को पुनः अपनी रफ्तार पर दौड़ा देंगे ताकि आपको सुनने का पूरा रोमांच आए और आप इसे अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। कहानी के साथ साथ ही दिसंबर का महीना भी चल रहा है, सर्दी भी है, आपके यहाँ भी होगी। तो आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ इंदौर में तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है, पिछले 3-4 दिन से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। वैसे इंदौर में जनरली मौसम ठीक ही रहता है क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश सेंटर में है। इस वजह से हम लोग मौसम का ज़्यादा दुष्प्रभाव तो नहीं झेलते। हाँ, कुछ जब पीक पे होता है मौसम तो ज़रूर हमें मौसम की परेशानियां भी झेलना पड़ती है। और एक बात और बता दूं कि इंदौर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो हम लोग पहाड़ियों के बीच में सेफ रहते हैं। हालांकि हिल स्टेशन तो नहीं है जैसे कि शिमला या मसूरी है, पर फिर भी मध्य प्रदेश में देखने वाली कई जगह हैं जो कि पहाड़ी स्थल है, जैसे कि पचमढ़ी बहुत ही रमणीक स्थल है। यदि आप में से कोई पचमढ़ी आया हो घूमने के लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका अनुभव पचमढ़ी में घूमने का कैसा रहा। और इंदौर के बारे में आप जो भी जानते हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही मैं भी आपको इंदौर के बारे में और भी जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा और आप भी अपनी जगहों की जानकारी दें। जान पहचान दोस्ती इसी तरह बढ़ती है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके अगले क्लाइमेक्स पार्ट में। थैंक यू।